इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अमेडियस जो और हरकुलिस को तैयार करके अथीना भेजती है हेडीज के पास, जहाँ से उनका बेसिकली मिशन ये है कि उनको वहाँ से अपने फादर ज़्यूस को वापसी लेकर आना है ताकि उसी के जरिए वो हेरा से मुकाबला कर सकें, क्योंकि हेरा ने तो अब कसम खा ली है कि वो हरकुलिस और अथीना दोनों को जान से मार डालेगी। लेकिन हम देखते हैं जब इस तरह हरकुलिस और अमेडियस जो बहुत मुश्किल से हेडीज के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसके अंकल हेडीज यानी प्लूटो ने जो है उसके बाग को कैद करके रखा होता है और उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा विलन्स वहाँ पे खड़े होते हैं। अब आगे तो इसी तरह कहानी की शुरुआत हमारी टार्टरस यानी अंडरवर्ल्ड से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है हरकुलिस भागते हुए कि एगिस तुम अमेडियस को बचाओ। तो एगिस बोलता है कि हाँ मैं उसको अपनी शील्ड के जरिए बचा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ विलन से लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसमें से एक विलन उसको एक जोरदार पंच मारता है और वो सीधा अमेडियस के पास उड़कर आता है। तो हरकुलिस बोलता है कि प्लान बताओ मुझे क्या है, हमें इनके किंग्स के नाइट को पकड़ना होगा सबसे पहले। हरकुलिस कहता है कि मैं चेस नहीं खेलता हूँ, सीधी भाषा में बताओ। तो कहता है कि तुम्हें उस सेंटुआर को पकड़ना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस सीधा जाता है वहाँ पे उस सेंटुआर को पकड़ लेता है। और सेंटुआर बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वो क्रिएचर है जो कि आधा घोड़ा और आधा इंसान की तरह होता है। आपने इसको कई बार देखा होगा, हो सकता है इसके नाम से आप लोग ना जानते हो। और हम देखते हैं हरकुलिस यहीं से एक तीर लेता है और कहता है इसको पकड़ते हुए कि मुझसे सब पीछे हट जाओ वरना मैं इसका गला चीर के रख दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बैरन ज़ीमो भी मौजूद है जो कि बोलता है लगता है कि तुम इस बात को भूल चुके हो कि इस वक्त तुम जहन्नुम के अंदर हो। अगर तुम एक इंसान को आधा काट भी देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम वहीं से देखते हैं कि वहाँ पे हरकुलिस जो इसकी गर्दन के ऊपर उस तीर से उसका खून निकालता है और वहाँ पे सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि ये नीसियस का ब्लड है जो कि गाल और हाइड्रा से बना हुआ है। इसके ब्लड को अगर एक बार बॉडी पर टच कर लिया जाए तो एक ऐसा पेन महसूस होता है जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और अगर मैंने एक बार इसका यहाँ पे खून बहाना शुरू करा तो ये एक फायर होस की तरह होगा जिससे तुम लोग बच नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तकरीबन 3000 साल पहले मेरे साथ यही हुआ था और मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि अपने आप को जिंदा जला लिया मैंने। लेकिन वैसे अब तुम लोग जो हेल के अंदर मौजूद हो यानी कि मरने का सवाल तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इस दर्द के अंदर तुम हमेशा के लिए पूरी इटर्निटी के लिए जलते रहोगे और तड़पते रहोगे। और वहीं से हरकुलिस बोलता है कि अंकल प्लूटो मेरी बात जरा कान खोल के सुनिए, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फादर ज़्यूस के लिए आया हूँ। और यहीं से प्लूटो बोलता है अरे मेरे भतीजे तुम इटर्नल पेन के बारे में इतने आराम से बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, तो आओ मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाता हूँ जो कि इस इटर्नल पेन को बर्दाश्त कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सामने हरकुलिस के असली पेरेंट्स को लेकर आते हैं यानी कि जो उसके मोर्टल पेरेंट्स है। एम्फिट्रॉन तुमने इसको यहाँ पे क्यों कैद किया हुआ है? तो कहता है कि हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि जब फादर तुम्हारे उस जंग के अंदर मर रहे थे तो उस दिन तुमने अपने फादर को अपना ट्रू फादर कहलाया था और अगर तुम मेरी बात से इनकार करते हो तो उसके सारों की सारी पापों की सज़ा तो वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। और जैसा कि तुम्हें पता है उस पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर गिरता है और एक सज़ा के तौर पे उस इंसान का यही काम होता है उस पहाड़ी से पत्थर को ऊपर रखने का। अब उस आदमी की जगह मैंने पुअर एम्फिट्रॉन को दे दी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसको सज़ा मिल सके कि उसने तुम जैसा नालायक और बेगैरत बेटा पैदा किया है। एम्फिट्रॉन बोलता है कि हेराक्लिस इनकी बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि इसको छोड़ दो प्लूटो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंटुआर अपने दो पैरों के ऊपर खड़ा होता है और हरकुलिस को नीचे गिराता है और वहीं पे सारे के सारे विलन्स जो होते हैं वो उसके ऊपर आके चढ़ना शुरू करते हैं उसको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि प्लूटो उसके बाप एम्फिट्रॉन को यहाँ से आगे भेज देता है और हरकुलिस चिल्ला रहा होता है। और यहीं से हरकुलिस बोलता है कि मुझे ज़्यूस को वापसी ला के दो, मैं ज़्यूस के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंस ऑफ पावर, तुम्हारे यहाँ पे कोई हुक्म नहीं चल सकता है। ज़्यूस के मरने के बाद उनकी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए उसकी जजमेंट सिर्फ मेरे ही मुताबिक हो सकती है, मेरे पास ही वो सारा का सारा अधिकार मौजूद है। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, अगर तुम अभी यहाँ से इसी वक्त खामोशी से चले जाते हो तो मैं ज़्यूस के बदले तुम्हारे फादर एम्फिट्रॉन को वापसी लौटा देता हूँ। ये एक अच्छा सौदा हो सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन यहीं से हरकुलिस अब एम्फिट्रॉन के पास आता है और कहता है कि फादर, तो कहता है कि नहीं, अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम कोई सन ऑफ एम्फिट्रॉन नहीं हो, तुम कोई हेराक्लिस नहीं हो, तुम लायन ऑफ ओलंपस हो, तुम जो ज़्यूस यानी कि असली गॉड के बेटे हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाला है
अगर तुमने आज तक जिंदगी में मुझे कभी चाहा है, कभी मुझसे प्यार किया है, तो तुम्हें वही करना होगा जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे। तुम्हें ज़्यूस को अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि प्लूटो जो है एमेडिस जो की तरफ जाता है और कहता है, खैर हरक्यूलिस की बात तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली के बारे में ख्याल है जो मारे गए थे, तुम्हारी मदर हेलेन और तुम्हारे फादर फिलिप्स, सही कहा मैंने? तो कहता है कि और मेरी बहन मैडी, लेकिन तुम इन सब के बारे में जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि वेल तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा तो काम ही यही है कि जो लोग मर चुके हैं वो मेरे सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनको भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिलना चाहोगे? मैं उनके पास तुम्हारी एक रियूनियन अरेंज करवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो एमेडिस बोलता है कि क्या मतलब, वो लोग सच में यहाँ पे हैं? मेरी फैमिली इधर है? तो एगिस बोलता है कि हाँ वैसे वो लोग यहाँ पे मौजूद तो हैं, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं तो वो लोग एलाइसियम की तरफ चले जाते हैं, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी की बेसिकली हेवन को कहा जाता है। तो एमेडिस बोलता है कि अच्छा और ऐसी बात है, तो ये तो मुझसे बात कब बताने वाले थे एगिस? तो कहता है कि वेल मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं है, क्योंकि उनकी स्टोरीज खत्म हो चुकी है एमेडियस, अब हम उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके साथ जो होना था वो हो चुका है। लेकिन प्लूटो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, उनकी स्टोरीज ख़त्म हो गई हों, लेकिन इस लड़के को अभी भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जिस दर्द के साथ ये यहाँ पे रह रहा है, जिस खालीपन के साथ ये रह रहा है इस दुनिया के अंदर, इसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। लेकिन बच्चे मर्सीफुल प्लूटो तुम्हें इस बात की इजाज़त दे सकता है कि तुम जाके उनसे मिल सको। तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया प्लूटो, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी ऑफर को मानना नहीं चाहूँगा। लेकिन वहीं पर हरक्यूलिस आता और कहता है कि एमेडियस ज़रा एक मिनट, एमेडियस मेरे साथ चलो। तो एमेडियस बोलता है कि क्या हो गया, हमें किस बारे में बात करनी है? मुझे साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हरक्यूलिस बोलता है कि शायद वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तुम उस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हो जिसने सिर्फ अपना एक नहीं बल्कि दो फादर्स को खोया है, तो इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो यहीं से एमेडियस बोलता है कि देखो हरक्यूलिस, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम इस ट्रिप के ऊपर कर सकते हैं। तुम्हें याद नहीं कि अथीना ने क्या कहा था कि पीछे मुड़ के कभी मत देखना, याद करो उस बात को। तो वहीं पे हरक्यूलिस बोलता है कि देखो मैं इस बात पे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहूँगा, ना ही हमारे पास वक्त है इसके लिए, लेकिन मुझ पे भरोसा करो, अगर मैंने आज तुम्हें वहाँ पे मिलवाने के लिए तुम्हें नहीं भेजा तो तुम कल को मुझे गालियाँ दे रहे होगे कि मैंने तुम्हें वहाँ पे क्यों नहीं भेजा था। और इस तरह हम देखते हैं कि एगिस वहाँ पे जो है एमेडियस को अपने साथ अलग ले जाता है, लेकिन प्लूटो यहाँ पे हरक्यूलिस को ले जा रहा होता है सब बातों का फैसला करने के लिए। मैंने इन सारी चीज़ों का फैसला जो है तुम्हारी अपने स्टाइल में करा है, जो कि तुम्हारी बिलव सिस्टर अथीनियन के स्टाइल्स में किया जाता है। यहाँ पे ना ही कोई लॉयर होगा, ना ही कोई जज होगा, सिर्फ अक्यूज़र होगा और वो होगा जिसने उसको अक्यूज़ करा है। और हमने यहाँ पे 12 जूरीज को रखा है जो कि इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अपना फैसला तुम लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और अगर ज़्यूस चाहें तो अपनी तरफ से किसी को भी बोल सकते हैं और वो उनकी साइड ले सकता है। तो वो बोलता है कि ज़्यूस जो है वो सारे के सारे ग्रीक्स के गॉड है और उन्होंने यहाँ पे जिस किसी को भेजा होगा वो उनकी साइड लेना क्यों चाहेगा। तो प्लूटो बोलता है कि लगता है कि इस सूरत में तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइटन्स, जायंट्स और वो लोग मौजूद हैं जो कि उस वॉर के दरमियान तुम्हारे फादर के जरिए मारे गए हैं, या फिर तुम्हारे फादर की बिजली के गिरने के चक्कर में मारे गए थे। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो है हरक्यूलिस अपने कपड़े वगैरह उतार कर आ रहा होता है और कहता है क्या इन सारी छोटी छोटी गलती के लिए तुम ज़्यूस को जिम्मेदार ठहराते हो, जिसमें कोई उनकी गलती भी नहीं है? मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे ज़्यूस आते हैं और उसको मारते हुए बोलते हैं कि बस कर दो लड़के, तुमने अपनी ज़बान चला चला के यहाँ मामला और ख़राब कर दिए हैं, तुमने यहाँ सिचुएशन बद से बदतरीन बना दी है। चलो प्लूटो, तुम्हें जो करना है जल्द से जल्द करो और ज़्यादा बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इसको फ़ौरन शुरू करो। तो प्लूटो बोलता है कि हिम्मत? अगर अब तुम मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है लिटिल ब्रदर। मैं यहाँ पे होता भी कौन हूँ? मैं यहाँ पे सिर्फ वार्डन ऑफ हेडीज हूँ। मैं तुम्हारे सेंटेंस को सिर्फ आगे पहुँचाऊँगा और कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन जैसा कि अब तुम गिर चुके हो तो अब मेरे अलावा कोई और नहीं है जो कि तुम्हारे इस फेट के अंदर एट्रीब्यूट कर सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोग के सामने आज गॉड ज़्यूस को लेकर आया हूँ, जो कि मेरी नज़र में वर्स्ट काइंड ऑफ गॉड है, जो कि सबसे इम्परफेक्ट है। मेरी नज़र में ज़्यूस जो है एक वैदफुल और ख़तरनाक किस्म का क्रिमिनल है जो कि टार्टरस के अंदर आया है और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए जो आज तक जो है स्काई फादर ज़्यूस ने तुम लोगों के ऊपर जजमेंट्स पास करी हैं और तुम्हें जिनके ज़रिए यहाँ पे भेजा है, मैं उनको नल एंड वॉइड करार देता हूँ। और आज ज़्यूस जब हमारे बीच यहाँ पे आए गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम सब ज़्यूस को जो है जज करें और इस बात का फैसला करें कि उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं। और उनकी सज़ा ये होगी कि उनको लिवर लीथ का जो है पानी वो ज़बरदस्ती पीना होगा। और ये सब करने के बाद इन्फर्नो के जो दरवाजे हैं उनको हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा, उसके अंदर जितने भी सोल्स कैद हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद मर्सीफुल प्लूटो जो है वो हेवन और अर्थ दोनों के ऊपर रूल करेगा। लेकिन यही से हम देखते हैं कि ज़्यूस को गुस्सा आता है, वो चीखते हैं कि हिपोक्रेट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे मेरी गद्दी छीनने के बारे में सोचो? मैंने तुम सबको जो है क्रोनस से बचाया है, मैंने तुम सबको और अपने भाई पोसाइडन को बचाया है। हमारे बीच ये सौदा हुआ था, पोसाइडन समंदर संभालेगा, मैं आसमान, और जो कुछ भी ज़मीन के नीचे खजाना मौजूद है वो तुम्हारा होगा। और इतने वक्त से तुम जो हो इस सबके मजे लूटते हुए आ रहे थे, जो कुछ भी ज़मीन के नीचे है वो सब तुम्हारा था, जो लोग मरते जा रहे थे वो सब तुम्हारे थे। लेकिन अब इतने सालों के बाद तुम इस पर कंप्लेंट कर रहे हो।
लेकिन यहीं से प्लूटो बोलता कि अच्छा तो तुम अब बात कर रहे हो कंप्लेंट की, क्या तुमने इन सबसे फैसला करने से पहले मेरी राय लेना कभी पसंद करी थी? लेकिन अब खैर जो भी हो, अब मैं यहाँ पे मौजूद और मुझे अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक मौजूद है। तो इसलिए तुमने जो जो नाइंसाफियाँ करी हैं लोगों के ऊपर, मैं उसमें से पहले विटनेस को सामने बुलाना चाहूँगा, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फादर हैं। अभी मेरे ख्याल से तुमने कुछ देर पहले इनको क्या कहा था? हाँ, आई बिलीव मुझे शायद कहा था कि बदतरीन क्रोनोस। और हम देखते हैं कि बेसिकली क्रोनोस भी इस वक्त टार्टरस के अंदर मौजूद है और प्लूटो ने उसको ही एज अ विटनेस बुलाया है। तो यहीं से हम देखते हैं कि क्रोनोस आता है और बोलता है, अरे देखो मेरे बेटे ज़्यूस, आज यहाँ पे कौन आया है। तुम अगर मेरे कैरेक्टर की बात करो तो तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। जैसा कि मेरी एक उल्टी आंख सीधी आंख के करीब है, उतना ही तुम मेरे से करीब थे। लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है कुछ कहने का, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टार्टरस के अंदर जो कोई भी पनिशमेंट मौजूद है, जो कोई भी ये लोग जानते हैं, वो सब तुम्हारे साथ करनी चाहिए। मदर गाया ने मुझे इस बारे में बताया था कि एक दिन मेरा एक बेटा पैदा होगा जो कि मेरा थ्रोन हासिल करने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने अपने फादर को ज़िबा कर दिया था उसकी गद्दी छीनने के लिए, इसी तरह मुझे भी डर था कि कोई मेरी गद्दी ना छीन ले। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे बच्चे पैदा होते गए थे, मैंने उन सबको जिंदा निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी वाइफ रिया जो थी, उसने ज़्यूस को कहीं छुपा दिया था किसी गार के अंदर एक बकरी के साथ, जिसका दूध पी पी के वो बड़ा होता रहा। लेकिन एक दिन ज़्यूस बड़ा होकर आया और उसने मुझे जहर का प्याला पिला दिया, जिसकी वजह से मुझे खतरनाक किस्म की उल्टी हुई। और उस उल्टी की वजह से जो जो मैंने तुम्हारे बहन भाइयों को निकला था, वो सारे के सारे बाहर निकल गए। और इस तरह ज़्यूस ने मेरे खिलाफ जंग करने के बारे में सोचा और तब शुरुआत हुई टाइटनोमैसी की, और मेरे साथ जो जो लोग रूल कर रहे थे उन सबको बर्बाद कर दिया। और मैं इतने सालों से टार्टरस के अंदर तड़प रहा था, और एक बार जब मुझे चांस मिला यहाँ से हेल से बाहर निकलने का, तो ज़्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को वापसी भेज दिया ताकि वो मुझे टार्टरस की गहराइयों के अंदर वापसी फेंक दे। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे ग्रीक मिथोलॉजी का एक थोड़ा सा ओरिजिन भी सुनाया गया है, जिसके अंदर हमें ये वाली कहानी सुनाई गई है कि किस तरह से ज़्यूस के बाप यानी क्रोनोस ने जो अपने बच्चों को खाया था और ज़्यूस ने उनको बचाया था। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल स्टोरी है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। लेकिन वहीं से हम देखते हैं प्लूटो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने क्या है? यहाँ पे बात हो रही है एक फ्रॉड की, पॉइजनिंग की, जेल ब्रेक की और एक खतरनाक किस्म के जेनोसाइड की। तो क्या ये गुनाह छोटे गुनाह हैं? तो वहीं पे हरक्यूलिस बोलता है कि ये सारा कुछ जो है ज़्यूस ने इसी वजह से करा था ताकि एक मैड गॉड से लोगों को जिंदा रख सके, मासूम लोगों की जानें बचा सके। तो वहीं से प्लूटो बोलता है, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली हरक्यूलिस। मैं ज़्यूस को ट्रायल के ऊपर इसीलिए तो लेकर आया हूँ ताकि मासूम लोग जो है वो बेगुनाह तरह से मारे ना जा सकें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पावर, तुम तो वाकई में मेरा यहाँ साथ देने के लिए आए हो। लेकिन वहीं पर हरक्यूलिस बोलता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा पिताजी। लेकिन ज़्यूस बोलता है कि हरक्यूलिस अपना मुंह बंद रखो। लेकिन हम देखते हैं प्लूटो बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसके खानदान या फैमिली वालों को लेकर सामने नहीं आने वाला हूँ जिसके ऊपर ज़्यूस ने इंजस्टिस किया है, बल्कि मैं आप लोग के सामने एक पुअर मेडेन को लेकर आता हूँ जिसके ऊपर मेरे भाई ने बहुत सदियों तक, बहुत सालों तक जो है जुल्म किया है। इससे मिलिए, इसका नाम है सेलिम और ये डॉटर ऑफ हेडमस और हारमोनिया है। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि बस बहुत हो गया प्लूटो, ये फालतू की बकवास करना बंद करो। मैं यहाँ पे ज़्यूस को दफनाने के लिए नहीं बल्कि उनको प्रेस करने के लिए आई हूँ। और कहती है कि मैं तो यहाँ ज़्यूस की जितनी तारीफें करूँ उतना कम है। इस जैसा मॉडल या इमोर्टल इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा है। हमें यहाँ पे तुम्हारी किसी भी जो है फारिग या सेक्स स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने ज़्यूस के साथ कौन कौन से पल गुजारे हैं। और मेरा तुमसे सिर्फ सवाल एक ही है जिसका मुझे जवाब चाहिए, क्या वो ज़्यूस नहीं थे जिनके हाथों से तुम्हारी खतरनाक किस्म की मौत हुई थी? तो वहीं से वो कहती है कि हम दोनों डिसीव्ड हो चुके थे, हम दोनों अपने होश के अंदर नहीं थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो प्लूटो बोलता है कि मुझे सिर्फ सच चाहिए सेलिन, कोर्ट को जो है सच चाहिए, घूमी फिरी बातें नहीं चाहिए। तो कहती है कि हाँ, अगर सच सुना है तो सच सुनो। मैंने ज़्यूस से कहा था कि वो मुझे अपना असली रूप दिखाएं, मुझे उनको अपनी फुल ग्लोरी के ऊपर देखना है कि वो कैसे नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि ये बात सब जानते हैं कि अगर कोई भी गॉड इंसान के सामने आ जाए अपने असली फॉर्म के अंदर, तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसको देखने से वो पागल हो जाएगा। लेकिन मैंने ज़्यूस को फोर्स करा था अपने आप को दिखाने पे, और उसके नतीजे में मैं अपना दिमाग खो बैठी थी। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेलिम, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमें वो मिल चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़्यूस बहुत अच्छे से जानते थे कि कोई भी इंसान अगर उनको देखेगा तो उसका ये हाल होगा, लेकिन इसके बावजूद ज़्यूस ने अपने आप को तुम्हारे सामने दिखाया। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि इसके पीछे हेरा का काम था, उन्होंने उनको ट्रिक करा था, उन्होंने उनको अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो मेरे असली रूप में आए थे। और वैसे भी ज़्यूस ने मुझसे इस बात की कसम खाई थी कि मैं जो कुछ भी उनसे मांगूंगी वो मुझे देंगे, और वो अपनी ज़बान वापसी नहीं ले सकते हैं, वो एक गॉड थे। तो कहता है कि तुमने तो मेरा एक और पॉइंट प्रूव कर दिया, तो उससे ये बात साबित हो जाती है कि ये सारे के सारे कानून जो हैं खुद ज़्यूस ने बनाए हैं। तो अब बताओ कि हम यहाँ पे इनसे ट्रायल लेने में कुछ गलती कर रहे हैं? लेकिन यही से हम देखते हैं कि हरक्यूलिस ज़्यूस की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तो ज़्यूस बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो लड़के, कोई मसला है? तो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है और उससे कहीं ज़्यादा औरतों के साथ मैं सोया भी हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें मैंने कभी एक साथ नहीं करी। तो कहता है कि हाँ, शायद तुमने कभी इंटेंशनली ये ना किया हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम्हारी कहानी क्या थी। तुम्हारी एक वाइफ मेगेरा थी जिसको तुमने उसके 2 बच्चों के साथ जिंदा मार दिया था। क्या वो कहानी तुम भूल गए या मैं दोबारा याद दिलाऊं?
तुमने अपने ही गिल को जो है एक आउटरीच के अंदर बदल दिया था। उसको सुधारने के लिए ही तुमने वो लेबर्स करे थे जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल पॉइंटलेस थे। तुम जरा मेरे नज़दीक आओ ताकि मैं तुम्हारे अंदर के राज निकाल के तुम्हारे सामने रखूँ हरकुलिस, और बताऊँ कि तुम अभी भी सिर्फ एक मोटर ही हो अंदर से। लेकिन वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि फादर, ये मेरा ट्रायल नहीं है, ये आपका ट्रायल है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एगिस और एमेडियस के पास, जो कि उस रिवर को क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं उसके माँ बाप से मिलने के लिए। और वहीं से बोलता है एमेडियस के इस रिवर को ज़रा देखो, इतना ज़्यादा परफेक्ट और स्टिल रिवर मैंने आज तक नहीं देखा। तो कहता है कि ज़रा ध्यान से, ये रिवर लीथ है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर रिवर है। अगर इसका एक कतरा भी तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गया तो तुम हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो सकते हो। तो इसलिए फॉर द गॉड से कभी इसके अंदर गिरने के बारे में मत सोचना यार। और अगर मैं यहाँ भूलने भुलाने की बातें कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या तुम उसका जवाब देना पसंद करोगे? तो कहता है कि वेल, ये तो गैस करता है कि तुम किस तरह का सवाल करते हो। तो कहता है कि वेल, मैं इस बारे में सोच रहा था तुम्हें देख के कि हरकुलिस जो है तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मिलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि तुम अपनी फैमिली से मिलने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। तो उसकी क्या वजह है? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल के जो कुछ क्रिएचर्स होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं उनको तंग करने के लिए, ताकि वो उसको जो है दरिया के अंदर गिरा सकें। और बेसिकली इनका काम यही है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको तंग करके इस दरिया में गिरा दें। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एगिस अपनी शील्ड के जरिए उनको बचाता है और वहाँ पे एमेडियस उस पानी के जरिए उन्हीं को पकड़ रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे किनारे के पास पहुँचते हैं। और कहता है कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा हेडीज के अंदर तो मैं थोड़ा बहुत इस बारे में अफसोस कर रहा था। मैंने सोचा था शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी और बड़ी होती और मैं तुम्हारे साथ कोई टीम अप वगैरह भी करता, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एमेडियस वहाँ पे पहुँचता है एक पेड़ के पास जहाँ पे एक आदमी बैठा होता है। तो वो पूछता है एमेडियस, हे मिस्टर, क्या आप यहाँ से हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो एकदम पीछे पलटते हुए कहता है कि हेलेन जो और हबी फिलिप को तुम ढूंढ रहे हो। तो कहता है कि हाँ, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता? तो कहता है कि वेल, तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकता हूँ, तुम उनमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हो। तो कहता है अच्छा, वाकई में आप मेरे पेरेंट्स को जानते हैं? आप आखिरकार हैं कौन? तो हम देखते हैं वो कहते हैं कि बेटा मेरा नाम बैन है, मैं बैन पार्कर हूँ। और हम देख रहे हैं कि ये अंकल बैन है जो कि स्पाइडरमैन के मशहूर अंकल बैन हैं। और वो कहते हैं मैं तकरीबन इस आइलैंड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं सभी को जानता हूँ अच्छी तरीके से। और पैराडाइज वैसे भी एक छोटी सी जगह है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। देखो वो सामने देखो, एलिसियन की फील्ड्स के अंदर वहाँ वो मौजूद हैं जिनको तुम्हें तलाश है। इस जगह की यही तो खास बात है कि जिस किसी की भी तुम्हें चाहत होती है वो ठीक तुम्हारे सामने आ जाती है। तो यहीं से हम देखते हैं कि एमेडियस घबराना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ वो रहे वो मेरी फैमिली, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा कैसे जाके, मैं उनसे क्या कहूँगा? तो एगिस बोलता है कि एमेडियस क्या हो गया? तो कहता है कि एगिस तुम नहीं समझोगे इस बात को, उन लोगों की मौत मेरी वजह से हुई है। हमारे हाउस को जो एक धमाके के जरिए उड़ा दिया गया था। उसके पीछे ये रीज़न था कि मैं एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीत गया था और मेरे दुश्मनों ने मेरे घर को उड़ा दिया। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी वजह से वो सब मारे गए हैं। तो यहीं से एगिस बोलता है कि अच्छा, तभी मैं कहूँ कि हरकुलिस इतना जोर क्यों दे रहा था, वो बिल्कुल ठीक था, तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन मैं उनसे जाके मिलूंगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा? तो कहता है कि वेल, तुम कम से कम सॉरी तो कह ही सकते हो ना उनसे जाके। और इस तरह हम टार्टरस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पाइथन इनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि ग्रीटिंग्स ज़्यूस, मुझे जो है लॉर्ड प्लूटो ने यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं एक टेस्टिमेंट तुम लोगों के साथ शेयर कर सकूँ सबके खिलाफ। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि अंकल प्लूटो, तुम और हेरा जो हो ओलंपस ग्रुप को चला रहे हो और तुम लोग बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठे हो। जो तुमने इस मॉन्स्टर को अपने साथ शामिल करा है, ये एक खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर है जो कि सारे के सारे गॉड्स को ख़त्म करने के बाद ही सुकून से बैठेगा। तो यहीं से ज़्यूस बोलता है कि मेरी वाइफ हेरा ओलंपस ग्रुप, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो हरकुलिस बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ आपको। तो यहीं से पाइथन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ जस्टिस की तलाश में आया हूँ, प्रिंस ऑफ स्लॉटर, और किसी की चीज़ में नहीं। और यहीं से वो एक पुरानी स्टोरी हमें सुनाता है और बताता है कि एटलास जो थी मदर गाया, वो सारे के सारे गॉड से बेजार आ चुके उनके एरोगेंस और क्रूलिटी से। तो उन्होंने मेरे भाइयों यानी जायंट्स को जो है ज़्यूस से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन गॉडेस गाया इस बात को जानती थी कि फेट्स ने उनको पहले ही बता दिया था कि कोई भी गॉड या कोई भी चीज़ जो है गॉड ज़्यूस वगैरह को ओवरथ्रो नहीं कर सकती है। सिर्फ एक ऐसा मॉडल उनको हरा सकता है जिसने लायन का सिग्नेचर अपने साथ रखा हुआ हो। लेकिन हम उस वक्त इस बात को नहीं जानते थे कि तुम्हारी चालाक डॉटर अथीना ने जो है उस इंसान को पहले अपने काबू में कर लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें जो है गाया ने नहीं रोका और हमें उस जंग के अंदर धकेल दिया जिसको हम कभी जीत नहीं सकते थे। और इसी तरह स्टार्ट होती है टाइटैनोमेसी। और इस तरह जो है वहाँ पे हर एक गॉड का दूसरे गॉड से खून बहना शुरू हो गया और एक एक करके सारे के सारे जायंट्स गिरते रहे। उन लोगों ने अपने खतरनाक किस्म के वेपन्स और एडामेंटियम मेज से जो है हम लोगों को मारना शुरू करा। और इस सब के जरिए वहाँ पे जब वो सारे के सारे जायंट्स मरते रहे तो उसके जरिए खून की नदी हो गई। मदर अर्थ उस खून की नदी के अंदर डूब गई और इसी सब से बचने के लिए उन्होंने उस सारे के सारे खून को जमा करा और अपने ही फैशन के अंदर मुझे वेंजेंस के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बनाया। इसी वजह से क्योंकि मैं उनके खून से बना हुआ हूँ, जो लोग मारे गए थे, मैं उनका दर्द, उनका जज्बात और उनके हर एक चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से उनके सर के ऊपर वो कुल्हाड़ियाँ बज रही थी जब वो मर रहे थे। और इस इमोर्टल लाइफ के अंदर मैं हमेशा ही बर्दाश्त करते रहता हूँ। और अभी भी मैं जबकि यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह हेराक्लिस ने जो है जनरल साइक्लोनिस को जो है उस क्लिफ
उस क्लिफ के ऊपर से उठा के नीचे फेंका था जमीन की तरफ, क्योंकि जब तक उसके जमीन पैरों के ऊपर थे तब तक मदर गाया उसको प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी। लेकिन हरकुलिस उसको अपने ऊपर उठा के कहीं दूर ले गया जहाँ पे मदर गाया उसको हील नहीं कर सकती थी, और इसी तरह वहाँ पे उसकी मौत हुई। क्या तुम्हें ये सारी बातें याद है हेराक्लिस, हरकुलिस, या जो कोई भी तुम अपने आप को आजकल बुला रहे हो? और वहीं से हरकुलिस उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, इस तरह का दिन कभी कोई भूल नहीं सकता है। वो दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। आज भी जब वो मेरी ख्वाबों में आता है तो मेरी नींदें उड़ा देता है। लेकिन वही वो दिन था जब मैंने पहली बार आपको देखा था फादर। एम्फिट्रॉन ने मुझे बताया था कि मैं असल में कौन हूँ, मेरा पेरेंटेज क्या है, लेकिन मैं उनकी बात पर कभी बिलीव नहीं करता था। लेकिन उस दिन मैं पहली बार आपसे वहाँ पर मिला था। तो क्या मेरे फादर आपको इस बारे में याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो आपने मुझसे क्या कहा था? तो ज़्यूस बोलते कि बिल्कुल मुझे याद है हरकुलिस, मैंने तुमसे कहा था कि ये अभी तो शुरुआत है और एक गॉड होने का असल मकसद वो यही है। लेकिन तुम कभी इस बात को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाए हो, और मुझे डर है कि तुम कभी समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक मोर्टल की तरह पैदा हुए थे और तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ मोर्टेलिटी ही भरी हुई है। तुम हमेशा अपने एक्शन को निगलेक्ट करते हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई शख्स तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको कानून बनाने हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो हिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा। और ऐसे बड़े डिसीजंस लेने के लिए कुछ छोटी मोटी सिटीज़, कुछ छोटी मोटी रेसेस को ख़त्म करना पड़ता है, उनको डुबाना पड़ता है। तुम में से यहाँ पे जो लोग मरे हैं मेरी वजह से, उन सब का कोई ना कोई पर्पस था। वो एक बहुत ही बड़ी स्कीम का हिस्सा थे जिसकी वजह से चीज़ें आगे चलती हुई आई हैं। और वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं एक टेरिबल इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको जस्टिस करना नहीं आता, तो ऑफ कोर्स तुम लोग बिल्कुल ठीक हो कि मैंने ये सब किया है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि एक गॉड होने के नाते ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इस कॉस्मिक का बैलेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसमें हमें कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और अगर तुम लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आज जमा हो कि तुम लोग यहाँ से वापसी मॉडल वर्ल्ड के अंदर रिटर्न करना चाहते हो, वापसी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ठीक है। लेकिन इस बात को जान लो कि यहाँ से जाने के बाद अब तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी गलत काम तुम्हारे हाथों से होते हैं, तुम उसके जिम्मेदार खुद होगे। अब तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा। पहले तुम कोई भी गलत काम किया करते थे और कहते थे कि इसमें तो गॉड की मर्जी है, ये गॉड्स हमसे करा रहे हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारा गॉड यहाँ पे मौजूद हूँ और अब तुम मुझे गालियाँ नहीं दे सकते हो। जो कोई भी तुम गलत काम करोगे वो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम मुझसे कोई फॉरगिवनेस नहीं मार पाओगे। अगर ऊपर की बात करें तो मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। और तुम्हें याद होगा कि तुम जो चीज़ें मुझसे कहा करते थे जब तुमसे गलती हो जाया करती थी, तो उनको सुनने के लिए भी मैं नहीं होऊंगा। हर चीज़ जो है एक रीज़न के लिए होती है। ये सब जो है एक बड़े प्लान का हिस्सा है। और इस तरह देखते हैं कि ज़्यूस वहाँ पे हर एक इंसान को समझा रहे होते हैं इस बात को कि अगर वो ज़्यूस की वजह से किसी बारिश, तूफान या किसी और चीज़ की वजह से मारे गए हैं तो वो एक बहुत बड़ी स्कीम का छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको एक मॉडर्न इंसान के लिए समझना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अगर वो यहाँ से आज़ाद होकर बाहर जाना ही चाहते हैं असली दुनिया के अंदर, तो अब वहाँ पे ज़्यूस नहीं होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, या इस बात को सुनने के लिए कि ये सब तुमने गॉड की वजह से करा है, इसमें गॉड की मर्जी है, क्योंकि गॉड अब खुद जो है हेल के अंदर कैद है। और वहीं पे ज़्यूस बोलते हैं तो अभी भी इस सब के बाद अगर तुम सुनना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ चीज़ें इस तरह गलत क्यों होती हैं, तुम ये स्टूपिड चीज़ें क्यों करते हो, तुमसे लोग चीट क्यों करते हैं, तुम्हें एक डर्ट की तरह ट्रीट क्यों जाता है, तुम्हारी बीवी बच्चों को रेप और मर्डर क्यों किया जाता है, क्यों तुम्हारे बेटे फौज के अंदर जाते हैं और एक धमाके के अंदर उनकी मौत हो जाती है, क्यों तुम्हारी मदर को कैंसर होता है और उसमें बहुत बुरी तरीके से मारी जाती हैं, क्यों? आखिरकार तुम ये सब जानना चाहते हो क्यों? अगर तुम्हें इन सबको जानना ही है तो जाके एक शीशा खरीदो और उसके अंदर अपनी शक्ल देखो, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तुम्हारे पीछे कोई गॉड नहीं है तुम्हें चीज़ों को पुश करने के लिए। जो कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो और उसके नतीजे में ही तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। और हम देखते हैं इस तरह ज़्यूस यहाँ पे अपनी सारी दिल की भड़ास निकालते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं। तो प्लूटो बोलता है कि वेल, इसके डिफेंस में कोई कुछ कहना चाहेगा? तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि सर एक मिनट रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ज़्यूस बोलते हैं कि फॉर द गॉड सेक, कसम से लड़के अपना मुंह बंद करके रखो, तुम सिर्फ चीज़ों को और बदतरीन बनाओगे। तो हरकुलिस बोलता है कि चलो इस बारे में देख लेते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन एंड साइक्लॉप्स एंड बेबीज एंड टाइटन्स ऑफ जूरी। तो प्लूटो ने आज यहाँ पे जो है ज़्यूस को कोड नेम इसीलिए करा है क्योंकि वो समझता है कि ज़्यूस एक इम्परफेक्ट है। और यहीं से बोलता है कि देखो मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ज़्यूस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का अड़ियल इंसान है। मतलब जो फैसला वो एक बार कर ले उससे वो कभी पीछे नहीं हटता है। तो क्या इससे एक चीज़ प्रूफ नहीं होती कि वो एक परफेक्ट इंसान है? मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, वो ज़्यूस है, वो बदल नहीं सकते हैं। हम मोटल्स, हमारे पास चॉइस होती हैं। अगर मेरी बात करें तो मैंने एक बार अपनी बीवी और अपने बच्चों को मार दिया था और उसको प्रायश्चित करने के लिए मैंने 12 लेबर्स को किया था, जिसके ज़रिए मैं जो हूँ इस सारे के सारे गुनाह से निजात ले सकूँ। मैंने एक बार पूरी की पूरी रेस को जो है वो ज़िबा कर दिया था, लेकिन अब मैं सारे के सारे लोगों को डिफेंड करता हूँ और मैं एवेंजर्स के अंदर हूँ ताकि दुनिया को बचा के रख सकूँ। मैं इवॉल्व हो गया, मैं आगे बढ़ गया, मेरी नज़र और मेरी सोच बदल गई, लेकिन मेरे फादर वो नहीं बदल सकते हैं। और अगर इन सारी बातों को हम ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से गॉड जो हैं वो इंसानों से कम हैं। मतलब हम इंसान जो है वो कर सकते हैं, हम इंसान जो है आगे का सोच सकते हैं, लेकिन गॉड्स जिस तरह हैं वो उसी तरह रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हम उनसे ऊपर हैं, और अगर हम उनसे वाकई में ऊपर हैं तो मेरे ख्याल से हमें उनके ऊपर कुछ रहम करना चाहिए, कुछ पिटी करनी चाहिए। लेकिन ज़्यूस बोलते हैं कि क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? और हम देखते हैं कि ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो हरकुलिस को मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अनग्रेटफुल कि तुम मुझे यहाँ पे जो अपने से छोटा कहो और मुझे इनसे इनकी भीख दिलवाओ।
तो हरकुलिस बोलता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपकी सिर्फ ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहता है कि मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे चैरिटी लेने के लिए नहीं आया हूँ। और कहता है कि मैंने इस बात की उम्मीद करी थी, मैंने तुम्हें ओलंपस के अंदर एक गॉड का दर्जा इसीलिए दिया था जब तुमने उस औरत को मार दिया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर की जो मोर्टल वीकनेस थी वो खत्म हो चुकी है, इसी उम्मीद में मैंने तुम्हें जो एक गॉड बनाया था, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर मौजूद है। तुम्हारी मदर की जो कमियां थी, जो उसका कर्ज था, वो अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसीलिए तुम हमेशा एक इंसान की तरह ही सोचोगे। मैंने अथीना से कहा था कि ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला है, लेकिन वो कभी मेरी सुनती नहीं है। तो हरकुलिस बोलता है कि आपने अथीना से क्या कहा था, मुझे बताइए। तो ज़्यूस बोलते हैं कि मैंने अथीना से कहा था कि हरकुलिस जो क्रिएचर है वो मेरी गलती है और कुछ भी नहीं। और इस तरह हम देखेंगे वहाँ पे पूरे के पूरे ऑडियंस के अंदर सन्नाटा हो जाता है। और प्लूटो बोलता है ओ माय ऑकवर्ड, और यहीं से बोलता है कि खैर मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है कि जूरी का क्या वर्डिक्ट होता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि आप इस चीज़ के लिए गिल्टी हैं और आपको चार्ज किया जाएगा ब्रदर। आपका सेंटेंस जो है वो मैं खुद अपने हाथों से कैरी आउट करूंगा। तो चलो मेरे साथ ब्रदर, अब तुम्हें जो है वाटर ऑफ लीथ को अपने हाथों से पीना ही होगा। लेकिन हरकुलिस पीछे पलटता और कहता है कि नहीं, हो सकता है कि परफेक्ट यूज तुम्हारे लॉस से बंधे हुए हों, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा कोई लॉ लागू नहीं होता और ना ही मैं तुम्हारे इस कोड को रिकॉग्नाइज करता हूँ, और इसलिए तुमने अगर फादर के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहीं से बोलता है ज़्यूस कि बच्चे बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब पूरे के पूरे टार्टरस के आगे तुम अकेले नहीं खड़े हो सकते हो। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि आप अपना मुंह बंद करके रखिए फादर, मुझे यहाँ पे आपकी किसी प्यार या जज्बात की जरूरत नहीं है एक जंग लड़ने के लिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स इंटर होता है सेरीना के अंदर। तो कहता है मुझे पता था इस बारे में कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करोगे भतीजे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा था। और हम देखते हैं कि हरकुलिस बोलता है कि नहीं, ये क्या चीज़ है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन प्लूटो बोलता है कि हाँ हो नहीं सकता है, लेकिन ये है ज़रूर, ये तुम्हारा ही अपना शेड है, ये तुम्हारा वो शेड है जो कि यहाँ पे गिर गया था। जब तुम्हारी मौत हुई तो तुम्हारा एक हिस्सा जो है वो टार्टरस के अंदर गिर गया था और एक हिस्से को तुम्हारे फादर ज़्यूस ने जो है आसमानों के अंदर खींच लिया था। लेकिन वो ये इंसान है जो इतने टाइम से इस हेल के अंदर, इस टार्टरस के अंदर जो कैद था, जो मेरी सारी की सारी पनिशमेंट्स को बियर कर रहा था, और इतने वक्त से ये सिर्फ इसी बात की तैयारी कर रहा था कि कब उसको वो मौका मिलेगा जब वो अपने असली गुनहगार से मिलेगा, यानी तुमसे, जिसने उसको यहाँ पे कैद किया है, और उसके जो है बॉडी के एक एक लिम्ब को उखाड़ के बाहर फेंक देगा। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली हरकुलिस का एक वो रूप मौजूद है जो कि हेल के अंदर गिर गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये वो हरकुलिस है जो कि 3000 साल हेल के अंदर रहा है, जिसने हेडिस की अजीब व गरीब पनिशमेंट्स को बर्दाश्त किया है, और अब वो जो है हरकुलिस से मुकाबला करने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।